आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका? एनविटी, टाइम वैल्यू एंड मनी का, टीवीएम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा यही है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है? एनविटी। एनविटी में 10-15 मिनट का सुंदर सा प्रवचन होगा, जिसको ध्यान से तुम लोगों को सुन लेना है। ठीक। जो पार्ट हम लोग स्टार्ट, टीवीएम का टाइम वैल्यू मनी का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका क्या नाम बताया मैं? एनविटी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किए हैं, बट आज हम लोग करने वाले हैं एनविटी। ये एनविटी जो होता है, इसी के नाम पे रखा गया चैप्टर का नाम, टाइम वैल्यू एंड मनी, वैल्यूएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनविटी हम लोग के बहुत काम का है। आगे चल के तुम लोग इसमें एक सब्जेक्ट ही पढ़ोगे एनविटी का, जिसका नाम है वो एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के कुछ आएगा। एफएम कॉस्ट एफएम कहलाता है। उसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही होगा, एनविटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा। तो एनविटी होता क्या है ये जानना चाहिए। जैसे कि हम लोग लाइफ टाइम, अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक मैथ्स को भरपेट गाली देते रहते हैं ना। क्यों मैथ्स पढ़ाया जाता है, क्या यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे क्या यूज है, क्या करेंगे इस साइन कॉस टेन का, क्या होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके, कोई कभी काम में आएगा क्या हमारे लाइफ में, ऐसा सब सोचता है। इस चैप्टर के बारे में ऐसा नहीं सोच पाएगा। ये चैप्टर जो हमारा होता है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम का चीज होता है। कैसे, इसमें क्या चीज पढ़ेंगे मैं बता दूं पहले तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे लोन होता है, लोन का कैलकुलेशंस कैसे होता है। हम लोग कहीं होम लोन ले लिए या कार लोन ले लिए, कैसे उसका रीपेमेंट करेंगे। या फिर अपना खुद का पैसा एलआईसी में जैसे डिपॉजिट करते हैं, जो फ्यूचर में जाके मुझे मिल जाने वाला है, वो पैसे तो हमें आ जाएंगे, हाथ में मिलेंगे ना। तो कितना रुपया फ्यूचर में मुझे मिलेगा, जो मैं पैसा अपना खुद का डिपॉजिट करूंगा, एलआईसी को दूंगा, 20 साल 25 साल 30 साल जितने दिन का मेरा टेनर है, उसके बाद तो पैसा मुझे मिलेगा। तो कितना रुपया मुझे फ्यूचर में मिलेगा, ये कैलकुलेशंस करने इस चैप्टर में सीखें। या फिर रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक के अंदर पैसा हम लोग अपना जमा कर रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ 5 साल बाद 10 साल बाद कितने रुपए मुझे मिलेंगे विद इंटरेस्ट। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के बाद से समझ पाए। या दूसरा रास्ता हम लोग, ये तो मैं डिपॉजिट का बात कर रहा हूँ, अपना खुद का पैसा डिपॉजिट किया एलआईसी में या बैंक में, वो पैसे मुझे मिलेंगे, डिपॉजिट का बात किया। ऐसे करके लोन का भी डिपार्टमेंट है। हम लोग लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो कितने रुपए का मेरा इंस्टॉलमेंट बनेगा, कितने रुपए का ईएमआई आएगा। या कार लोन ले रहे हैं, तो कार का लोन का ईएमआई इंस्टॉलमेंट जो होगा, कितने रुपए का हमारा आएगा। ये सब चीज़ कैलकुलेशन तो हमें नहीं पता है। क्या आज हम जानते हैं? अभी भी क्लास 12 पास आउट होकर बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अंगूठा छापे इस मामले में। हमें कुछ नहीं मालूम है, अभी तक हमें नहीं बताया गया, इन सब चीज़ों को नहीं सिखाया गया है। क्लास 12 तक के लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं थी। अब हम लोग का ये सब चीज़ आएगा, और ये सब ऐसा लग रहा है ना कि काम का चीज़ है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमारे यूज में आएगा ये चीज़। हम लोग कहीं उल्लू जाके तो नहीं बन पाएंगे ना। होम लोन लेने जा रहे हैं या कार लोन लेने जा रहे हैं या पैसा अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना रुपया मिलेगा, अंधेरा में तो नहीं रहेंगे। हमें मालूम रहेगा कि कितना रुपया मुझे इंश्योरेंस से मिलने वाला है या बैंक से मिलने वाला है। तो ये सारे कैलकुलेशन इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं। इसमें एक चीज़ केयर करोगे तुम लोग, जो अपने एलआईसी का पेमेंट करते हैं, प्रीमियम जो हर साल हम लोग को देना होता है, एक फिक्स अमाउंट ही देना होता है ना। वो कभी बढ़ता घटता नहीं है, एक एग्जैक्ट अमाउंट है जो हमें हर साल पेमेंट करने हैं, जितने दिन के लिए हमने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा उतने साल तक देना होता है। या फिर होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो उसका इंस्टॉलमेंट एक फिक्स अमाउंट होता है ना। हर महीने जो हम लोग पेमेंट करेंगे, एक फिक्स अमाउंट होता है जो पेमेंट करेंगे टोटल टाइम पीरियड तक। तो ये हर महीने या हर साल जो फिक्स अमाउंट हम लोग हर साल पेमेंट करेंगे, उसी चीज़ को बोलते हैं एन्युटी। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स अमाउंट पे किया जाता है, जो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? मतलब हम लोग अपने नॉर्मल अंग्रेजी के लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। हर साल या हर महीने जैसा भी हमारा है जो पेमेंट करना है, एक फिक्स अमाउंट, उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ, ये वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट जो होगा हमारा, उसी को क्या बोलते हैं? एन्युटी। अब ये एन्युटी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, 10-15 मिनट का प्रोविजन है, ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट हमारा यदि क्लियर है इस चैप्टर का, देन बहुत ईजी चैप्टर है ये। और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, इस चैप्टर के बारे में कुछ सीख समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट इसका जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें दो चीज़ों का मैंने बात किया। एक मैंने बात किया डिपॉजिट का, जो खुद का पैसा हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जो फ्यूचर में मुझे मिल जाने वाला है। और एक हम लोग बात किए हैं लोन का, लोन ले रखे हैं, हमें आज के आज पैसा मिल गया है, जो फ्यूचर में हमें लौटाना रहेगा, हर महीने कर करके हम लोग लौटा देंगे। तो दो तरह का चीज़ों का बात हुआ, डिपॉजिट का बात हुआ और लोन का बात हुआ। अब ये जो डिपॉजिट है और ये लोन है, ये भी दो तरह का होता है। जो हमारा डिपॉजिट होता है, जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का दो तरीका होता है। और लोन भी जो हम लोग लेते हैं, उसके भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन दो तरह का होता है।
तुम लोग केयर किए होगे LIC का जो प्रीमियम होता है, LIC एजेंट हमारे घर पे आया, पहला दिन जब आया वो, तो उल्टा सीधा जो कुछ समझाना है समझाया और समझा के चेक लेके चला जाता है। चेक ले जाके जमा करेगा वो, 3-4 दिन बाद लाके स्लिप पकड़ा देता है घर में कि लीजिए आपका ये वाला। जो पहला स्लिप मिलता है ना, उसी में नीचे में लिखा रहता है योर नेक्स्ट प्रीमियम इज ड्यू ऑन। अब नेक्स्ट प्रीमियम जब देना होगा उसका नीचे डेट लिख देता है, योर नेक्स्ट प्रीमियम इज ड्यू ऑन दिस, इतना तारीख को नेक्स्ट प्रीमियम देना है। फिर अब 1 साल का मान लो ईयरली बेसिस पे हम उसका LIC करवा रखे हैं, तो एक तो पेमेंट मैंने आज दे दिया, सपोज करो 10 तारीख को हम लोग पेमेंट किए हैं, 10 अप्रैल को हमने पेमेंट किया, तो 10 अप्रैल 2023 को हमने आज पेमेंट दे दिया, मान लो ऐसा। फिर अब अगला साल का जब 10 अप्रैल आएगा ना हमारा, 10 अप्रैल 2024, उस दिन मुझे दूसरा पेमेंट भी दे देना पड़ेगा, बाउंड हम लोग देने के लिए, नहीं तो हमारा फाइन चालू हो जाता है। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में पेमेंट देना पड़ रहा है ना। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम मुझे हाथों हाथ दे देना था। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा ना, अभी 10 अप्रैल 2024 तो मेरा सेकेंड ईयर का बिगिनिंग होगा, स्टार्ट होगा, उसके स्टार्टिंग में पेमेंट दे देना, नहीं तो फाइन लेना चालू कर देगा वो। तो 1 साल के टाइम पीरियड में मुझे 2 बार पेमेंट देना पड़ गया ना। पहला पेमेंट तो आज ही दे दिए थे हम लोग, और दूसरा पेमेंट कब देंगे, 1 साल कंप्लीट होते ही, बट दूसरा साल के स्टार्टिंग में ही दे देना है। वैसे जब थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ही पेमेंट दे देना है। तो इस तरह के पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा है अभी, उसके स्टार्टिंग में पेमेंट मुझे दे देना पड़ा, नहीं तो फाइन लगना चालू हो जाता। तो इस तरह के पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड। लेकिन कुछ हमारा ऐसा भी होता है, कुछ हमारा ऐसे ही पेमेंट होता है जो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड पे नहीं देना होता, एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे देना होता है। जैसे कि हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं ना, सपोज को 10 तारीख को हमने अपना रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया, 10 मई को, अब नेक्स्ट मंथ में मुझे देना है पेमेंट, 10 तारीख को दें या 1 तारीख को दें, अप्रैल के बाद मई के बाद जून में देना होगा। तो हम लोग का वहाँ बाउंडेशन नहीं होता है कि 10 तारीख को या 1 तारीख को सपोज कर हमने स्टार्ट किया, 1 मई को हमने पहले जाके बैंक में जमा कर दिया पैसा, अब दूसरे महीने में क्या करना चाहिए, 1 जून को देना चाहिए, लेकिन बाउंडेशन नहीं होता। वो हमारी मर्जी के ऊपर होता है कि 1 को हम लोग जमा करें 1 जून को या 30 जून को, इंटरेस्ट हमें बराबर ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जाके 30 जून को जमा करके आएंगे, मतलब पूरा महीना जब कंप्लीट होगा तब मुझे देना है पैसा, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में देना है तो 1 तारीख को देना जरूरी नहीं है, उसके मंथ के एंड में चाहो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक तो हो गया स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड कि दूसरा साल या दूसरा ईयर या दूसरा मंथ जब स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसके स्टार्टिंग में पेमेंट दे देना है। और एक कंडीशन हमारा होता है कि जब मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब देना होगा। जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं ना, होम लोन वगैरह, तो पहला इंस्टॉलमेंट तुरंत नहीं देना होता है, क्या करना होता है, जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तब देना होगा। टीवी, फ्रिज, अलमारी ये सब लेके आते हैं ना कार्ड से, पेमेंट जो देना होता है हमें, तो उसमें बाउंडेशन नहीं होता कि पहला इंस्टॉलमेंट हाथों हाथ दो। क्या करना होता है, जब 1 महीना कंप्लीट होता है तब हमें पहला पेमेंट देना होता है। 1 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तब पेमेंट देना होता है, दूसरा महीना जब कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा पेमेंट देना होता है। तो दोनों तरह का, 2 तरह के इसमें हमारे कैलकुलेशंस हो गए। एक हमारा कहलाता है स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड, सेकंड ईयर या सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग में पेमेंट दे दो, नहीं तो फाइन चालू। और एक होता है कि जब सेकंड मंथ कंप्लीट हो गया तब तुम पेमेंट दो। तो 2 तरह का इसमें कैलकुलेशन होता है, एक कहलाता है बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड या स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड, और एक कहलाता है एंड ऑफ द टाइम पीरियड। और दोनों का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग होना चाहिए हमारा, दोनों का ब्याज तो अलग अलग मिलना चाहिए। हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड पे दे रहे हैं या बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड पे दे रहे हैं तो उसका हिसाब अलग होगा, और एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे दे रहे हैं तो उसका हिसाब अलग होगा। तो जब भी एनविटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ये सम्स में हम लोग को पढ़ के देखना पड़ता है कि कुछ क्लू जरूर कुछ ना कुछ दे रखेगा। ये जो सम्स दिया गया तुम लोगों के हाथ में, ये एंड ऑफ द टाइम पीरियड का केस है या बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड का केस है, कुछ ना कुछ जरूर बता देगा कि एंड ऑफ द टाइम पीरियड का केस है या फिर बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड का केस। यदि नहीं बता रखा, सम्स में कहीं कोई क्लू नहीं दे रखा, मतलब गारंटीड है कि एंड ऑफ द टाइम पीरियड का केस है। जनरली हमारा क्या होता है, जनरली हमारा होता है एंड ऑफ द टाइम पीरियड का केस, नहीं मेंशन कर रखा कुछ, इसका मतलब एंड ऑफ द टाइम पीरियड है। अदरवाइज उसमें खोजेंगे, सम्स पढ़ते समय हम लोग वर्ड्स में खोजेंगे कहीं कि कुछ क्लू दिया है क्या, एंड ऑफ द टाइम पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, ऐसा कुछ बोल रखा है क्या, ये हमें देखना पड़ता है। जब ये हो जाए उसके बाद से जब हम लोग का सम्स आएगा सामने, तो सबसे पहले तो ये वर्ड खोजेंगे एंड ऑफ द टाइम पीरियड, या उसके बाद से हमें खोजना होता है कि डिपॉजिट का केस है या लोन का केस है, क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा हम लोग, वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा तो उसका सम्स करने का तरीका अलग होगा, और हम लोग लोन ले रखे हैं उसके अगेंस्ट में रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसके करने का तरीका अलग हुआ। तो ये भी खोजा जाता है कि लोन का केस है या डिपॉजिट का केस है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग का 4 तरह का चीज होता है, 4 तरह का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं एन्युटी के टाइप्स बता दूं, तुम लोग का एन्युटी लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एन्युटी के 2 टाइप्स होते हैं,
ये टाइप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसे मैं लिख देता हूँ, तुम लोग भी लिख के भूल जाओगे इसको, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे कि सर ये ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है। एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ये दो तरह का होता है, एन्युटी इमीडिएट एंड एन्युटी। ये इमीडिएट और ड्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, नहीं तो पूरा चैप्टर कचरा बन जाएगा, बस लिख के भूल जाओ। जनरली तो मैं बताता भी नहीं उसको, पहले तुम लोग को बताने का मूड हो गया, टाइप बता दिया। एन्युटी दो तरह का होता है, कौन कौन सा है? दो तरह, लेकिन ये नाम के उल्टा होता है। इसको हम लोग, तुम लोग याद क्या रखोगे, एन्युटी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है एंड ऑफ टाइम पीरियड, एक होता है स्टार्टिंग ऑफ टाइम पीरियड। एन्युटी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एंड ऑफ द टाइम पीरियड और स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड। ये ऊपर में क्या लिखा है उससे मतलब मत रखो, एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू को से मतलब नहीं रखना तुम लोग को। तुम लोग से यदि पूछा जाए एन्युटी कितने तरह का होता है तो बताना तो पड़ेगा, एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। लेकिन तुम लोग का मेनली क्या याद रखना है? एंड ऑफ द टाइम पीरियड और स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज भी लिख लिया जाए। मैं क्या बताया था तुम लोग को, दो तरह की चीजें होती है ना, डिपॉजिट और, तो डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला होता है वो भी देख लो। डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी बाई आई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। और लोन का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू पी बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। और वैसे यहाँ पे डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी बाई आई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। और लोन का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू पी बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। इसका क्या मतलब होता है वही बताना पड़ेगा मुझे। ये मतलब होता है अमाउंट या फिर फ्यूचर वैल्यू। पी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एच इंस्टॉलमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या बताया? एन्युटी। आई का मतलब होता है आर बाई 100। एन का मतलब होता है टाइम। वी का मतलब होता है सम बोरोड या फिर लोन जो ले रखे हैं वो, या दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इस चैप्टर के। इसके बारे में फिर मुझे कुछ बताना होगा, ध्यान से देखना है। क्या? ये हमारे मेनली चार फॉर्मूलाज होते हैं एन्युटी में। कॉपी हो गया क्या फॉर्मूलाज? सम बोरोड या लोन या प्रेजेंट वैल्यू। देखो यहाँ पे एन्युटी कितने तरह का मैं बताया? दो। एक का नाम है, देखो नाम से उल्टा दिख रहा है ना, नाम का उल्टा दिख रहा है। नाम रखा गया है इमीडिएट, लेकिन रियल में क्या है? एंड ऑफ द टाइम पीरियड। और यहाँ लिखा गया ड्यू, एन्युटी ड्यू, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए नाम पहले नहीं बताया जाता है, ये उल्टा कॉन्सेप्ट होगा, तो कॉन्सेप्ट पूरा हमारा कचरा बन जाएगा दिमाग में
इसलिए एन्युटी के टाइप्स को हमें लर्न नहीं करना। एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू अभी नहीं पढ़ना। हम लोग से यदि टाइप पूछा जाए, मैं यदि पूछूं तुमसे कि टाइप कितना तरह का होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? एंड ऑफ द टाइम पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। अभी सम जब तक हम लोग करेंगे तब तक यही दो याद रखेंगे। किस एन्युटी कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? एंड ऑफ द टाइम पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। एन्युटी दो तरह का होता है अभी अभी फिलहाल के लिए, एंड ऑफ द टाइम पीरियड और कोई भी सम्स हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही वर्ड खोजेंगे कि सम्स में क्या एंड ऑफ द टाइम पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड ऐसा कुछ क्लू मेंशन कर रखा है। यदि मेंशन कर रखा है तो उस हिसाब से फॉर्मूला यूज होगा। एंड ऑफ द टाइम पीरियड है तो एंड ऑफ द टाइम पीरियड के फॉर्मूला यूज होंगे। बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड है तो बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड के फॉर्मूला यूज होंगे। उसके बाद से क्या खोजेंगे कि डिपॉजिट का केस है कि लोन का केस है। डिपॉजिट का केस होगा तो डिपॉजिट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और लोन का केस रहेगा तो अब ये फॉर्मूला दोनों में सेम लिखा है, मैंने कोई केयर नहीं किया, कोई बोला नहीं अभी तक मेरे को, कहाँ बोला? इसमें बस एक्स्ट्रा में आ जाता है 1+i, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। दो ही फॉर्मूला लर्न कर लिए, बस वो भी सेम वही फॉर्मूला है, खाली एक्स्ट्रा में क्या आ गया? 1+i और 1+i। तो सिर्फ मेनली दो फॉर्मूला लर्न करना है, और यहाँ के लिए क्या कर देना है? एक्स्ट्रा में क्या कर देना है? 1+i। क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड में पैसा जमा कर दे रहे, तो इंटरेस्ट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना थोड़ा। तो वही 1+i का मतलब 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, 1+i का मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड पे ही दिया जा रहा है। तो मेनली हमें ये दो फॉर्मूला ही लर्न करना है। ये दो फॉर्मूला तो क्या कर लेना है? जस्ट इसी का कॉपी कर लेना है, एक्स्ट्रा में दे देना है 1+i। तो जब भी एन्युटी का सम्स तुम लोग देखोगे, सबसे पहले क्या सोचना है तुम लोगों को? क्या मेंशन कर रखा है? एंड ऑफ द टाइम पीरियड बोला है या फिर बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड बोला है? नहीं कुछ बोल रखा है मतलब कुछ नहीं बोला है, मतलब एंड ऑफ द टाइम पीरियड। उसके बाद से क्या खोजोगे? डिपॉजिट का केस है या फिर लोन का केस है? डिपॉजिट का केस है तो डिपॉजिट वाले फॉर्मुलाज, लोन का केस है तो लोन का फॉर्मुलाज। अब एब्रिविएशन जो मैंने यूज किया वही यहाँ पे बता दिया ना। ए का मतलब क्या लिखा हुआ? अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। ए मतलब अमाउंट है जो फ्यूचर में जाके मुझे मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैसा जो अब हम लोग खुद का डिपॉजिट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जमा कर रहे हैं, एक बार में बाद में हमें मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर वैल्यू ही तो कहलाएगा। फ्यूचर में मुझे इतने रुपए मिलेगा, आज के आज तो नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका नाम रखा गया फ्यूचर वैल्यू। पी मतलब क्या हो गया? एन्युटी या फिर वैल्यू ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, हर साल जो जमा करेंगे वो पैसा। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। एन का मतलब टाइम, और वी का मतलब लोन, सम बोरोड, या फिर उसका तीसरा नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। जब हम लोग लोन लेते हैं तो पैसा हाथों हाथ पूरा मिल गया मेरे पास, ऐसा तो लोन लिए तो तुरंत पैसा मिल गया, तो उसके अगेंस्ट में रीपेमेंट हम लोग धीरे धीरे उसको इंस्टॉलमेंट में लौट आएंगे। तो हाथों हाथ तुरंत पैसा मिल गया, इससे इसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंटली मुझे इतना रुपया मिल गया, इससे इसका नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये तो हमारे फॉर्मूलाज हो गए दो, ये और ये दो। कैसे सोचना है वो भी मैंने बता दिया तुम लोगों को। कभी भी एन्युटी का सम्स करते समय क्या करना है? क्या खोजना सबसे पहले? स्टार्टिंग है कि एंड है? एंड है तो एंड वाले फॉर्मूलाज, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूलाज। उसके बाद से क्या खोजते हैं? डिपॉजिट है तो डिपॉजिट का फॉर्मूला, लोन है तो लोन का फॉर्मूला। सारे एब्रिविएशन समझ में आ ही गए हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो सम्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सम्स। बोलो। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स decides to deposit rupees 10,000. Mr. X decides to deposit rupees. Mr. X decides to deposit rupees 10,000 at the end of every year. At the end of every year for 7 years at the rate of 12% per annum. At the rate of 12% per annum. Then find his total accumulation. Then find his total accumulation. Then find his total accumulation. क्या देख पा रहे हो इस सम्स में? एंड ऑफ द ईयर है या बिगनिंग ऑफ द ईयर है? एंड ऑफ द ईयर है।
मेंशन कर रखा है। डिपॉजिट का केस है या लोन का केस है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिपॉजिट वाला। इसमें पी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, तो हर साल कितना रुपया जमा हो रहा है। आई का मतलब होता है R/100, रेट कितने परसेंट का बोला गया है, तो 12/100 कितना आ जाएगा 0.12, यहां लिख देंगे 0.12। टाइम कितने दिनों का है, ये पूरा का पूरा सम्स कैलसी से किया जा सकता है। पहला सम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब यहां से तो पूरा कैलसी से ही कर लोगे। 1.12 पावर 7 निकालने बताया था, तो कैसे निकलता है, 1.12 पावर 7 इंटू इंटू करके देख लेंगे कितनी बार, 6 बार। 6 बार में इंटू करके क्या आ रहा है, कोई बताओ। 1.12 पावर 7 6 बार इंटू करके क्या आ रहा है, दो लोग बता रहे हैं, दोनों अलग अलग बता रहे हैं। 1.12 इंटू 6 बार इक्वल प्रेस करो, 2.2106814074 अब कैलसिस से ही सारा काम करते जाओ, पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो कुछ करना है इसमें। दिस इंटू 10,000 डिवाइड बाई 0.12 डायरेक्टली करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आया, कितना, 20 या 10, तो इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल गया ना उसको। हाँ, ये जो लोग बताया गलत बताया है। कहाँ पे, यहाँ पे, और ये 2 नहीं 1 होगा, और ये वाला 1 लिख दें, ठीक है तो, हाँ ठीक। कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट हम बोल सकता हूँ। सब कहा गया क्या, ये आंसर खुद से करके कैलकुलेटर से इंटू इंटू करके, क्योंकि खुद से इसका आंसर लाना बहुत जरूरी होता है, कैलकुलेटर्स को से कर करके, नॉर्मल कैलसी से, वो भी साइंटिफिक कैलसी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम बोल लो। मिस्टर वाई took a loan. Mr. Y took a loan. Mr. Y took a loan of rupees 1 lakhs. Mr. Y took a loan of rupees 1 lakhs and agrees to pay back and agrees to pay back and agrees to pay back in 20 yearly installments and agrees to pay back in 20 yearly installments and agrees to pay back in 20 yearly installments and agrees to pay back in 20 yearly installments at the rate of
9% per annum. At the rate of 9% per annum. Then find the value of each installment. Then find the value of each installment. ये क्या एंड ऑफ द ईयर है या बिगनिंग ऑफ द ईयर है? क्यों एंड ऑफ द ईयर है? कुछ मेंशन नहीं है मतलब एंड ऑफ द ईयर है। डिपॉजिट का केस है या लोन का केस है? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वन 1.09 पावर 20 कोई किया है क्या? वन को डिवाइड करके बता रहे हो क्या? हाँ, हम नहीं बता रहे ना। -n था ना ऊपर में फॉर्मूले में, तो नीचे आके प्लस हो गया ना। 1.09 पावर 20 चाहिए, कितना आ रहा है वो बताओ। फाइव 5.60441। 1 को उससे डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई दिस 178430889782। 1 से इसको माइनस करो, 0.821569110 217। हम तो रुके हुए ही हैं। कितना आ रहा डिवाइड करके? 10 सर कितना आ रहा बताओ, दिस डिवाइड बाय दिस। तो 55 कर लेना चाहिए था। अप्रॉक्स यही आ रहा ना, 10,955 रुपये। हाँ, 1 को डिवाइड किया गया 5.60441 से, 1 डिवाइडेड बाई दैट। किसी को कोई दिक्कत इस सब में है तो बोलो। कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कुछ सम्स आगे बढ़ते ही देखोगे तुम लोग कैलकुलेट से कर पाओगे, डायरेक्टली आंसर आता जाएगा तुम लोग।
ऋषिका अग्रवाल, मेघा धंधानिया, तुषार अग्रवाल, अमित बंसल, कुमकुम हिरावत। ये लोग ऑनलाइन में ही पढ़ रहे हैं क्या? ऋषि करनानी, ऋषिका अग्रवाल, मेघा धंधानिया, तुषार अग्रवाल, अमित बंसल, कुमकुम हिरावत। ऑनलाइन वाले लोग ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं घर में बैठ के किए जा रहे हैं। देखो इस सम्स के साथ मेरा कुछ जिम्मेदारी है, मैं और बता दूं, ये चैप्टर जैसा कि मैं बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का सब्जेक्ट ही एक आ जाएगा एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें इस चैप्टर का एक्सट्रीम लेवल का यूज आएगा। वो एक सब्जेक्ट होगा जो एनुइटी के ऊपर ही पूरा डिपेंड होगा। तो उस समय के मास्टर जी गरिया आएंगे मेरे को कि एनुइटी ढंग से पढ़ के नहीं आया है क्या तुम लोग। तो कॉन्सेप्ट भी देना जरूरी है, हर सम्स के साथ कुछ कहानी मेरे को बताना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी देना हो। ये जो सम्स मैंने तुम लोगों को करवाया है, जिसमें 1 लाख रुपया का लोन लिया गया था और उसके अगेंस्ट में रीपेमेंट जा रहा है मेरा, यही तो होम लोन का कैलकुलेशन इसके थ्रू मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। होम लोन कैसे क्या होता है। 1 लाख रुपए पे जानबूझ के मैंने बताया ताकि उसके मल्टीपल्स में निकाल पाओगे तुम लोग। कोई 10 लाख रुपया होम लोन ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 60 लाख रुपया ले रहा है, कोई 1 करोड़ होम लोन ले रहा है। तो क्या करना, 1 लाख पे मैंने एवरेज पे बता दिया, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाओगे तुम लोग का ईएमआई का हिसाब। तो मैं इन्हें इस सम्स के थ्रू ये बताने का कोशिश किया कि एक ईएमआई का एक्चुअली रियल में फॉर्मूला अलग होता है। तुम एफएम में जाके पढ़ोगे या जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ के आए हैं वो ईएमआई का एक अलग फॉर्मूला पढ़े हैं, मंथली जो हिसाब होता है। लेकिन मैं एक रफ आइडिया इसके थ्रू देना चाहूंगा कि मंथली ईएमआई कैसे निकलता है। वो रफ आइडिया होगा, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होगा, रफली मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बता देना मुझे, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मेरे पास यहाँ क्या दिख रहा है कि 1 लाख रुपया मैंने लोन ले रखा है और जिसके अगेंस्ट में मुझे क्या करना है, ईएमआई में पेमेंट करना है। तो यहाँ पेमेंट में कितना जा रहा है पर मंथ का, ये ईयरली कितना हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, तकरीबन 11,000 रुपया दे रहे हैं ना ईयरली। ईयरली बट क्या हम लोग ईयरली पेमेंट करते हैं क्या होम लोन का? होम लोन का पेमेंट तो ईएमआई में होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसको मंथली कन्वर्ट करो तो कितना रुपया आ जा रहा है, अप्रोक्स 9 से 16 रुपए। तो कौन फिर हिसाब मेरे को बताया ये, ठीक है। ठीक है, जो आ रहा 12-13 उससे मतलब नहीं है, अप्रोक्स हिसाब ही हम लोग चल रहे हैं। वो रियल में और भी बढ़ेगा, मंथली कंपाउंडिंग हो, या तो ईयरली कंपाउंडिंग हुआ ना, मंथली कंपाउंडिंग हुआ तो और भी बढ़ेगा, वो 960 रुपया तक पहुंचेगा। बट एक एवरेज नॉर्मल दे रहा हूँ मैं। जनरली हम लोग का होता क्या है, ये मान के चलना होता है कि यदि हमने 1 लाख रुपया लोन लिया है तो आज के दिन में होम लोन का हिसाब 9% के आसपास चल रहा है। कोई बैंक 8.75% ले रहा है, कोई बैंक 8.5 ले रहा है, कोई 9.05 ले रहा है, कोई 8.95 ले रहा है, आसपास में ही आज के दिन में रेट चल रहा है होम लोन का। तो मैंने एवरेज एक 9% का ले लिया है। तो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन लेते हैं। और जनरली होम लोन कितने दिनों के लिए लिया जाता है, 20 साल के लिए। जनरली होम लोन 15 साल या 20 साल का लिया जाता है। स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द लोग 20 सालों के लिए लेते हैं। अब देखो ये लोग जगह, सर वॉइस ठीक नहीं आ रहा, तो बात किए होते मेरे से पहले। अब ठीक आ रहा है, अब जाके ये लोग बोल रहे हैं इतना देर बाद जगह हैं। मैं होम लोन की बात जो बता रहा था तुम लोगों को, हम लोग 1 लाख पे मंथली कितना पे कर रहे हैं, तकरीबन 912 रुपये, 900 रुपये का एवरेज मान के चला जाता है। यदि 1 लाख रुपये हमने लोन लिया है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सेल्समैन होता है, होम लोन बेचने वाला आता है हमारे पास, वो हमें समझाता है ना, पता नहीं क्या कैलकुलेटर से कर कुरा के कि आपका ईएमआई इतना रुपया का पड़ेगा। अब पूछने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एक माइंड सेट कर लोगे कि 1 लाख रुपया यदि हम लोग लोन ले रहे हैं, तकरीबन 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है होम लोन का, 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो गारंटीड है कि 900 रुपये मेरा ईएमआई आएगा महीने का, 1 लाख रुपये का 900। अब डिपेंड करता है हमने कितना लोन लिया है, जितने लाख का लोन लिया है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज करो तुमने 10 लाख रुपया होम लोन लिया है, तो कितना रुपए का तुम्हारा ईएमआई आएगा, 9,000 रुपये का। 1 लाख का 900 रुपये जब लग रहा है मेरा, तो 10 लाख का कितना जाएगा। वैसे 20 लाख रुपया लोन लिया है तो 18,000, 50 लाख लोन लिया है तो 45,000। ये पूछना भी नहीं किसी से, एक अप्रोक्स आइडिया तो मिला। आज तक तो अंगूठा छाप आदमी थे इस लाइन के मामले में तुम लोग, लेकिन अभी तो सीख गए ना एक चीज। ईएमआई तकरीबन कितना जाता है मेरा, 1 लाख पे 900 रुपया तकरीबन जाता है, 10-20 रुपया ऊपर नीचे है, तकरीबन 900 रुपया मेरा जाता है। एक नॉर्मल आइडिया तुम लोगों को मिला। अभी तक जो अंगूठा छाप हुआ करते थे थोड़े से लिटरेट हुए होम लोन के बारे में। क्या लिटरेट हुए हो,
जितना रुपया हम लोग लोन लेते हैं पर 1 लाख पे कितना रुपया लगता है, 900 रुपया। अब जितना रुपया होम लोन लेंगे उसका 900 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने का मेरा क्या आएगा, ईएमआई आएगा। तो ईएमआई तो पता चल गया हम लोगों की अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। तो अब हम लोग थोड़ा हिसाब देखें तो ये कितना रुपया ब्याज दे दिया है बेचारा, 10,955 रुपया दे रहा है 1 साल का। तो कितने साल तक दिया, कितना रुपया दे दिया, 2,19,000 तकरीबन 100। डबल से भी थोड़ा बेसी ना, 1 लाख रुपया लिया था और पे किया अप्रोक्सीमेटली 2.2 लैक्स, यही तो। लोन कितना लिया था, 1 लाख, और पेमेंट कितना किया, 2.2 अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 के आसपास। तो यही हिसाब होता है हमारा होम लोन का, कंफर्म यही हिसाब होता है। यदि हमने 1 लाख रुपया लोन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट करना होगा, 2.2 टाइम्स, नॉर्मली 2.2 टाइम्स, ये अप्रोक्स हिसाब मान के चलो, यही होता ही होता है। यदि तुमने 10 लाख रुपया लोन लिया तो कितना रुपया तुम्हें पेमेंट करना होगा टोटल, 22 लाख। 10 लाख रुपया लोन लिया है तो 1 लाख लिया है तो 2.2 लैक्स, 10 लाख लिया है तो 22 लाख, 20 लाख लिया है तो 44 लाख, 30 लाख लिया है तो 66, 40 लाख लिया है तो 88। एकदम नॉर्मल हिसाब होता है कि 40 लाख रुपया तुमने, सपोज करो कि 50 लाख का एक फ्लैट तुमने लिया, तो नियम क्या होता है कि 50 लाख का यदि फ्लैट हम लोग खरीदने गए हैं तो 20% अपने पॉकेट से पेमेंट देना पड़ता है, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं। तो 20% अपने पॉकेट से दिया, मतलब कितना रुपया दे दिए, 10 लाख रुपया तो दे देना पड़ेगा हमें। अब 40 लाख रुपया जो मेरा बचा वो बिल्डर को कौन देगा, बैंक वाला देगा। बैंक वाला 40 लाख रुपया बिल्डर को दे देता है, बिल्डर तुम्हें घर दे दिया, रहने के लिए रहो। लेकिन उस 40 लाख पे ईएमआई तुम्हारा कितने का आएगा, 40 लाख का ईएमआई पूछ रहा हूं मैं, 36,000 रुपया। इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बस 900 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 लाख का 900 रुपया मेरा ईएमआई जा रहा है, तो 40 लाख का कितना जाएगा, 36,000 रुपया हमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा हर महीने का। 50 लाख के फ्लैट में हम लोग रह सकते हैं। अपने पॉकेट से कितना लगाना पड़ेगा, 10 लाख रुपया अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, पहले तो डाउन पेमेंट वाला, उसके बाद से 40 लाख बैंक वाला दे देगा हमें, और 36,000 रुपया हर महीने करके हम लोग भरते रहेंगे तो उस घर में रह सकते हैं। कितने सालों तक के लिए भरना पड़ेगा, 20 सालों के लिए। तकरीबन 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 20 सालों के लिए। और उस 40 लाख का जो हमने लोन लिया था उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा बैंक को, 88 लैक्स, 2.2 टाइम्स। तो 40 लाख का 88 लाख रुपया हमें पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कितना लाख ज्यादा हो गया, 48 लैक्स ज्यादा हम लोग पे करेंगे। बैंक वाले से लिए थे 40 लाख के, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं, 88 लाख। तो कितना रुपया हमसे बेसी ले लिया, 48 लाख रुपया बेसी ले लिया बैंक वाला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लोन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई बताया, कौन था, देखो हम लोग का जनरल कॉन्सेप्ट, हम लोग जो है अंगूठा छापे भी हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, एनविटी के बारे में अंगूठा छाप है, तो हम लोग डायरेक्टली एकदम बेशरम का ऐसा बोल देंगे, अरे लोन लेना तो बेकार काम है। 40 लाख रुपया लोन लिया, 88 लाख रुपया मेरे से ले लिया, खट के कमा के मेरे को देना पड़ेगा उसको 88 लाख रुपया, कम थोड़े ही है। 48 लाख रुपया तो ब्याज ही ले लिया, वो दिया 40 लाख, 48 लाख ब्याज का ले लिया। ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारा दिमाग तो यही कहता है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स ये नहीं कहता है, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि लोन लेके बड़ा अच्छा काम किया, बहुत फायदे में है। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि ठीक है, टैक्स कंसेशन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, कितना टैक्स बचा लेंगे हम लोन लेके, उसके अलावा बहुत फायदे हैं। लोन लेने के बहुत फायदे हैं, बहुत मल्टीपल फायदा है। अब फायदा मैं तुम लोगों को गिनाता हूं, ध्यान से देखना, बताओ। हमारा तो औकात नहीं था 50 लाख रुपया का घर लेने का, था क्या हमारा औकात, 50 लाख क्या मेरे पास थे जो मैं ले लूं, मेरे पास टोटल कितने लाख रुपए थे, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए में को दे के हम अपने खुद के ऑनरशिप घर में रह रहे हैं ना, शान से बोल पाएंगे तो कि अपने घर में रहते, ऑनरशिप फ्लैट है मेरा, भले ही ईएमआई आ रहा, बट बोल पाएंगे ना ईएमआई पे अपना फ्लैट में रह रहे हैं। मान लो हमारे पास वो 10 लाख रुपए भी नहीं होते, तब तो हम लोग रोड पे थे, या वो 40 लाख रुपया बैंक से हम नहीं लेते तो हमें तो रहना पड़ता ना, कहीं रोड पे तो नहीं रहते, एक फ्लैट तो लेना पड़ेगा रहने के लिए, उसका भाड़ा जाता तो हमारा 50 लाख का आज के दिन में फ्लैट जो है, जिसका वैल्यूएशन आज के दिन में 50 लाख है, उसका मंथली रेंट कितना है आज के दिन में, 25। ये नियम होता है, रेंट का भी एक नियम होता है, जितने लाख का फ्लैट है
उसका 0.5% उसका मंथली रहना चाहिए, मैंने 25 और होना चाहिए। यदि 50 लाख का फ्लैट है ना, तो उसका 50 लाख का आज के दिन में फ्लैट का वैल्यूएशन है, तो उसका भाड़ा 25,000 रुपया होना चाहिए। ये भी एक नया चीज़ सीख लो कि भाड़ा का कैलकुलेशन भी कैसे होता है। भाड़ा देने के लिए भी सोच समझ के दिया जाता है। हमारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है उसका 0.5% पर मंथ का मुझे भाड़ा मिलना चाहिए, तभी हम फायदे में, नहीं तो लॉस में हैं। इस चैप्टर में यही सब सीखेंगे हम लोग, भाड़ा पे देना ठीक है या नहीं ठीक है, लोन लेना ठीक है या नहीं ठीक है, पूरा इसमें कहानी पढ़ना। 10 से 12 सम्स खाली कराएंगे 2 दिन में, लेकिन कहानी ज़्यादा बताएंगे। बट ये कहानी बड़े काम का होगा, एफएम में तुम लोग के बहुत काम में आएगा ये। तो ये कहानी के बारे में बात करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि यदि हमारा 50 लाख का फ्लैट का वैल्यूएशन है, तो उस फ्लैट का भाड़ा महीने का कितना जाना चाहिए मेरा, तो 25,000 रुपया महीने का मैं भाड़ा पे करूंगा। मेरे यहाँ जब औकात नहीं है, यदि बैंक से मैं लोन नहीं लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, बैंक से नहीं लोन लेता हूं तो 25,000 रुपया महीने का भाड़ा पे करूंगा, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया। और 20 साल में कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपया तो खाली हम रेंट पे कर देंगे, और फिर भी फ्लैट मेरा अपना खुद का नहीं रहेगा। 60 लाख रुपया सिर्फ हम, और वो भी वो 25,000, क्या 20 साल तक वही भाड़ा चलता रहेगा, हर 3 साल पे अप्रिसिएशन होगा, बढ़ना है तो और ज्यादा बढ़ता ही है। फिर भी मैं इस पे लेके चल रहा हूँ कि आज का जो फ्लैट का वैल्यूएशन उस हिसाब से ले लिया, तो 60 लाख रुपया तो तुम्हें रेंट जो पे करने पड़ेंगे, वो तो पूरा एकदम पैसा डूबेगा तुम्हारा। इस पैसे का कुछ रिटर्न मिलना है क्या तुम्हें, तो ये 60 लाख रुपया तो तुम पैसा अपना डुबा दिया, सीधे कमा कमा के ही तुम्हें भरे हो। 48 लाख रुपया देना था, तो नानी याद आ रही थी कि 48 लाख रुपया क्यों हम ब्याज देते बैंक वाले को। बैंक वाला सीधे ये चीज समझाएगा कि मेरे को 48 नहीं दोगे और घूम घूम के 60 लाख रुपया रेंट बांट दोगे मार्केट में। 60 लाख का रेंट दोगे तो अभी हर 3 साल पे झोला अपना उठा के कहीं ना कहीं शिफ्ट होना होगा, इस फ्लैट से उस फ्लैट, उस फ्लैट से उस फ्लैट, ये भी तो करना होगा हर 3-3 साल पे। स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, और 60 लाख रुपया तुम भाड़ा भी दिए हो, और वो तो तुमसे 48 लाख ही मांग रहा है, तो फायदे का सौदा हुआ। तो एक तो तुम्हारा ये 60 लाख रुपया डूब जाता पूरा का पूरा, वो डूब नहीं रहा है, वो फ्लैट तो तुम्हें मिल रहा है ना। वो जो 50 लाख का फ्लैट था वो तो तुम्हारा अपना खुद का फ्लैट हो रहा है। जिस दिन तुम उसको 88 लाख रुपया दे देते हो, उस दिन तो तुम शान से बोलोगे ना ये मेरा फ्लैट है, और उसको बेच भी तो पाओगे किसी को बेचना चाहो तो। उस फ्लैट को जो 50 लाख आज वैल्यूएशन है, 20 साल बाद उसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, 3 गुना होता है। ये नियम होता है, 3 साल में 20 साल में तकरीबन 3 गुना हो जाता है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन। ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से बताया जा रहा है। तो जो 50 लाख का फ्लैट था कितने करोड़ का हो गया, 150 150 लाख का हो गया तुम्हारा वही फ्लैट। जो 50 लाख का फ्लैट था कितने का हो गया है, तो 1 करोड़ 150 लाख का फ्लैट, 1 करोड़ 50 लाख का फ्लैट तुम्हारा हो चुका है। तुम 20 साल बाद 50 लाख के फ्लैट का ओनर नहीं बन रहे हो, 1.5 करोड़ के फ्लैट का ओनर बन रहे हो। उसमें से उसको दे दो बैंक वाले को 88 लाख रुपया उसको दिए हो ना टोटल, और तो कितना रुपया ये आ गया फिर 62। तो इसमें अपना खुद का पैसा कितना लगाए थे, तो अभी तो तुम 42 लाख के नेट प्रॉफिट में हो, और प्लस ये 60 लाख रुपया जो भाड़ा दिए थे। हाँ ठीक है, 52 लाख तो फिर भी तुम प्रॉफिट में चल रहे हो। अपना खुद का फ्लैट हुआ, अपने घर में तुम रह रहे हो, और 52 लाख का तुम प्रॉफिट में भी हो, और 52 लाख के प्रॉफिट में नहीं हो। ये नहीं यदि किए होते तुम, तो ये 60 लाख रुपया तुम्हारा भाड़ा भी तो जाता। ये 60 लाख इसमें और जोड़ दो, 52 प्लस 60 कितना हो गया, 112 लाख का फायदे में हो तुम। कितना रुपया इन्वेस्ट करके, तुमने 10 लाख रुपया अपना पॉकेट से लगाया, और कमाया कितना, 112 लाख रुपया नेट प्रॉफिट में तुम हो। और तुम लोग का क्या लग रहा था, छोटा दिमाग जो हम लोग का है, इकोनॉमिक्स जो दिमाग नहीं लगाता, वो क्या सोचता है कि 48 लाख रुपया मेरा पैसा ले लिया। वो तुम्हारा पैसा कहाँ लिया, वो तुमको कमा के दे रहा है बैंक वाला। बैंक वाला तुमको कमा के दिया, कुछ अपने लिया कुछ तुमको दिया। अपने वो 48 लिया, तुमको 96 दिया। ये नियम होता है कि जितना वो कमाया है तुमसे, उसका डबल तुमको देगा बैंक वाला। तुम्हारा तो औकात 10 लाख का ही था, और उस 10 लाख रुपया को तुम कितना मल्टीप्लाई करके बैठ गए हो, 20 साल बाद तो तुम सरप्लस में हो। कितने सरप्लस में हो,
12 गुना ज्यादा पे सरप्लस में हो। अभी टैक्स सेविंग का बात अभी अलग है, टैक्स भी सेव होगा। जिसका 50 लाख का घर लेने का औकात है आज के दिन में, मतलब 36,000 रुपए का ईएमआई जो भर सकता है हर महीने का, डेफिनेटली वो लाख रुपया महीने का कमा रहा है। और लाख रुपया महीने का यदि कमा रहा तब तो 36,000 का ईएमआई भर रहा है। और भी तो खर्चे हैं बहुत सारे। लाख रुपया महीने का जो कमा रहा है, साल का 12 लाख रुपया कमा रहा है। साल का 12 लाख रुपया जो कमा रहा है, उसका टैक्स लायबिलिटी तकरीबन 1 लाख रुपया का होगा पर ईयर का। इसका ईयरली इनकम 12 लाख रुपया है साल का, उसका 1 लाख रुपया हर साल का टैक्स भरना पड़ेगा उसको, यदि पक्का में पैसा दिखा रहा है अपना कमाई को। तो सैलरी आदमी को तो दिखाना पड़ता है। बिजनेसमैन यही बच जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेसमैन मतलब। तो 1 लाख रुपया महीने यदि कोई कमा, ये कोई 1 लाख रुपया महीने कमा रहा है तो गारंटीड है उसका 1 लाख रुपया का टैक्स लायबिलिटी कम से कम बनता है, 1,26,000 के आसपास बनता है। तो 20 साल में ये भी तो तुम बचाओगे, टैक्स बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट देती है हम लोगों को। यदि फ्लैट पे तुम लोन ले रखे हो, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 2 लाख रुपया डायरेक्टली तुम्हारे इनकम से माइनस हो जाएगा, तब टैक्स तुम्हारा 10 लाख पे बनेगा। तो 10 लाख के स्लैब के नीचे यदि आगे हो तो तुम्हारा टैक्स का परसेंटेज कम हो जाता है। ये सब टैक्स में तुम लोग पढ़ोगे ना, लगता है 10 लाख का कम लगेगा, 5 लाख तो लगेगा नहीं, 5 लाख से 10 लाख के बीच वाला जो पैसा टैक्स वही सिर्फ लगेगा। यहाँ से बहुत सारे हमें फायदे मिले टैक्स के भी। टैक्स से भी तुम तकरीबन बचाओगे 20 लाख रुपया के आसपास। टैक्स से भी कितना बचाओगे? तकरीबन 20 महीने में 20 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपया का टैक्स सेविंग्स तुम्हारा हो गया, 20 लाख का टैक्स सेविंग हो गया। और प्लस उसके बाद से एक्स्ट्रा तुमको 1,12,000 कमा के दे दिया है, 1,12,000 112 लाख कमा के दिया, तो तकरीबन 100। तो तुम्हारा लगा था 10 लाख रुपया, लेकिन तुमको रिटर्न मिला है 12 गुना ज्यादा। हाँ 32 हो जाएगा ना। तो लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो फिर 50 लाख के घर में रहने के लायक नहीं हो फिर। यदि 36,000 रुपये महीने नहीं दे सकते हो तो फिर 50 लाख का घर नहीं लेना है, ये भी तो बात है। तो ये हमें सोच समझ के अपने बजट के हिसाब से होता है। 50 लाख मैंने एक नॉर्मल फिगर दिया, वो 20 लाख का भी हो सकता है, 25 लाख का हो सकता है, 30 लाख का हो सकता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लोगे। और ये हमारा देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा वाला ही आदमी पैसा कमाता है। जिसके पास वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के भी नहीं होंगे, वो कहाँ से ये फायदा ले पाएगा? जो दाल रोटी में परेशान है वो तो ये फायदा नहीं ले पाएगा। ये फायदा कौन ले पाएगा? जिसके पास कुछ सरप्लस पैसे हैं, फ्लैट लेने का जिसका क्षमता है, वही इसका कमाई कर पाएगा, और प्लस स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यदि हम 10-12 लाख रुपए अपने बैंक में डाल कर रखे हैं, उससे बेटर है कि यदि प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, उसके बाद से लोन करवा लेते हैं और लोन से उसका ईएमआई भरते हैं, तो ज़्यादा फायदेमंद है। और भी फायदा है इसके बाद से। बहुत सारे लोगों को देखोगे, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, 2, 4, 5 फ्लैट खरीद लेते हैं ना, और भाड़े पे दे देते हैं। तो ईएमआई जो 36,000 रुपया जा रहा था मेरा, 36,000 रुपया मेरा ईएमआई जा रहा था, तो 40 लाख के फ्लैट का, इसमें से 25,000 तो उसको ये मिल जाएगा, भाड़ा मिल जाएगा। तो उसके पॉकेट से अल्टीमेटली कितना जा रहा है? 11,000। अल्टीमेटली उसके पॉकेट से लग रहा खाली 11,000 रुपया महीने का। यदि जो आदमी भाड़े पे दे दिया उसी फ्लैट को, अपना फ्लैट है, सरप्लस पैसा है उसके पास, तो 11,000 रुपया उसका जा रहा है खाली 1 महीने का। तो 12 महीने में कितना हो गया? 1,32,000 इंटू 20 कर दो, कितना आ गया? 1,32,000 इंटू 20 कितना हो गया? मैंने 2 लाख, ये कितना हो गया? 26,40,000। तो उसका तो अल्टीमेटली 26 लाख ही लगा उस आदमी का पैसा, और 10 लाख रुपया शुरुआत में इन्वेस्ट किया था। तो उसको तो 50 लाख का फ्लैट 36 लाख में ही मिल गया। हाँ हाँ, 5 फ्लैट नहीं, एक तो ही लेके चले। तो 10 लाख रुपया ये आदमी और भी कमा लिया, जिसके पास अपने खुद के का फ्लैट है रहने का। ये तो मैं पहला हिसाब बताया, जिसके पास खुद के रहने का फ्लैट नहीं है, अपने उस फ्लैट में रह रहा है, तो भी उसको बहुत फायदा है। 1,32,00,000 का फायदा है फ्लैट लेने से। 1,32,00,000 का फायदा हुआ फ्लैट लेने से। और जो खुद नहीं रह रहा उसका 36 लाख में फ्लैट हो गया अपना। 10 लाख रुपया घर से लगाया था और 11,000 रुपया महीने करके अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट किया। 20 सालों में 26 लाख रुपया पेमेंट किया, तो टोटल 36 लाख रुपया लगा। उसको फ्लैट कितने का मिला है? 50 लाख उस समय का वैल्यूएशन का। आज के दिन में कितना? 1.5 करोड़ वैल्यूएशन है उसका। तो वो 36 लाख में 1.5 करोड़ पे पहुंच गया वो आदमी। 1.5 करोड़ में बेच देगा बाद में उस फ्लैट को वो। तो कितना सरप्लस कमाया वो देखो। खाली वो 10,000 रुपया महीने पर पॉकेट से, 11,000 रुपया महीने का पॉकेट से लगा रहा था, और 10 लाख रुपया एक बार खाली इन्वेस्ट कर दिया था।
तो हम लोग का नॉर्मल में से समझाने का मतलब यही था कि हम लोग यदि स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा जो पैसा आज के दिन में जितना रुपया है उसको यदि इन्वेस्ट करते हैं ढंग से, हम लोग ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, 10 लाख रुपया मेरे पास से दिया, ढंग से उसको इन्वेस्ट करें तो मेरा 12 टाइम्स बढ़ सकता था या 13 टाइम्स बढ़ सकता था। प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 12 या 13 टाइम्स हमारा 20 सालों में बढ़ जाएगा। 20 सालों में कितना बढ़ जाएगा? सारा खर्चा ब्याज व्याज सब माइनस करके भी मेरा कितना टाइम्स बढ़ा है पैसा? 12 गुना कम से कम बढ़ा है ना। 10 लाख का सपोज करो 1 करोड़ 20 लाख ही कमाए हम, तो 12 गुना मेरा प्रॉपर्टी बढ़ा है। तो अब हम लोग आ जाए अपने इंश्योरेंस चाचा के पास, सबसे बड़े आदमी है हमारे LIC। आज हमारे घर में एकदम सबके घर में एक LIC का पॉलिसी तो होगा ही होगा, गारंटेड है। ये हम लोग को कितना धूर बनाता है वो देख लिया जाए, कितना गधा हम लोग को बनाता है, कितना उल्लू समझता है वो देख लो। LIC में कितना देता है? 5 लाख का यदि हमने इंश्योरेंस किया है तो 20 साल बाद वो 10 लाख देता है। 20 साल बाद कितना देता है? डबल देता है। आज के दिन में इंश्योरेंस का हमारा फंडा यही है कि जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टोटल तुम, उसका डबल पैसा तुम्हें मिलेगा। और हमें यदि स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम्स मिल रहा है? 12 गुना ज्यादा। और इंश्योरेंस हमें कितना दे रहा है? तो हमारे पैसे को और वो डिवैल्यूएट कर रहा है, हमारे पैसे से वो कमा रहा है और हम लोग गधे के ऐसा LIC में पैसा भर रहे हैं। तो इंश्योरेंस करवाना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा यदि कोई दे रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने पैसे को और डुबा रहा है, डिवैल्यूएट करवा रहा है। वो मेरे से 5 लाख रुपया लिया LIC वाला और हमको दे रहा है कितना? 10 लाख रुपया। कितना दिन में? और सपना दिखा रहा कि अरे पैसा आपका डबल हो जाएगा, आपका देखिए LIC इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें जा रहा पैसा डूबेगा नहीं। तब मान लिया डूबेगा नहीं। मेरे से 5 लाख रुपया तो ले भी रहे हो तुम, अभी आज नहीं ले रहे हो, 20 साल में तोड़ तोड़ के ले रहे हो, ठीक बात है, फिर दे कितना रहे हो? 10 लाख, डबल ही तो। आज तो सुनने में अच्छा लगता है कि 10 लाख रुपया मिलेगा मेरे को, 20 साल बाद उसका वैल्यूएशन क्या होगा ये भी तो देखना होगा। इन्फ्लेशन तो हमारा कितना % का बढ़ रहा है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, 5.6% का भी इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है, 6% का तकरीबन इन्फ्लेशन चल रहा है। 20 साल में कितना % हो गया रहेगा? 6 के हिसाब से तुम जोड़ो ना, ऊपर मत बढ़ाओ, नॉर्मल जोड़ो। आज 6% है तो 20 साल में 120% हो गया ना। तो हमारा तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा हमारा। यदि 6% का भी हिसाब जोड़े तो मेरा पैसा कितना टाइम्स होना चाहिए था? 1 लाख रुपया मेरा कितना पहुंच जाना चाहिए था? 2.2 पहुंच जाना चाहिए था, खाली इन्फ्लेशन के लिए। ये खाली हम लोग 6% का रेट है तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 120%। 120% पैसा मेरा बढ़ना चाहिए। लाख रुपया था तो 120% बढ़ जाना चाहिए था, तो 2,20,000 होना चाहिए था। तो वही तो करके दे रहा है। इवन वो भी नहीं दे रहा, वो 1 लाख का 2 लाख ही दे रहा है। तो जितना महंगाई बढ़ा उसको भी वो घटा दिया है, उससे भी कम दिया। तो पैसा तो हमारे एक्स्ट्रा तो कुछ दिया ही नहीं, जो पैसा वो दे रहा है वो भी हमें कम ही दे रहा है। महंगाई के हिसाब से भी देखें तो 1 लाख रुपया का मेरे को मिलना चाहिए था 2,20,000, और वो दे कितना रहा है? 2 लाख ही दे रहा है। तो मेरे पैसे को तो और डिवैल्यूएट करके दे रहा और कम पैसा दे रहा। ब्याज तो 1 रुपया नहीं दे रहा हमको। वो 1 लाख का 2 लाख दे रहा है तो 1 रुपया हमें ब्याज नहीं दे रहा वो, और भी मेरे पैसे का वैल्यूएशन को घटा दिया है। क्योंकि उस समय पे जाके हमें जो 10 लाख रुपया मिलेंगे ना, वो आज के 5 लाख से उसका वैल्यूएशन और कम रहेगा, वो 4 लाख के वैल्यूएशन के बराबर रहेगा। आज जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं ना कि 10 लाख रुपया ठीक है, ठीक ही तो है, बढ़िया ही है, कुछ अच्छा काम हो जाएगा, उस समय जानते हो उसका वैल्यूएशन कितना रहेगा? जितना काम आज के दिन में हम 4 लाख में कर पाएंगे, 4 लाख में जो कुछ आज का काम कर पाएंगे, उतना 10 लाख में वो काम हो पाएगा उस समय। 6% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो आज के दिन में जितना 4 लाख रुपया का वैल्यूएशन है, 20 साल बाद 10 लाख का वो वैल्यूएशन रहेगा। 10 लाख में उतना काम कर पाएंगे हम लोग। वो भी एकदम मिनिमम जोड़ा गया है, तो ऐसा होता नहीं है, और भी ज्यादा बढ़ता है वो, 10% से कम नहीं पड़ता है वो। तो इन्फ्लेशन को बीट हमारा ये लोग तो कर पा रहे हैं, 12 टाइम्स दे रहे हैं। क्या गधे हैं जो 12 टाइम्स दे रहे हैं? या म्यूचुअल फंड्स को देख लो, म्यूचुअल फंड भी वैसे ही रहता है, म्यूचुअल फंड भी हमें इससे बेटर रिटर्न देता है इंश्योरेंस सेक्टर से। तो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा डालना मतलब अपने पैसे को डिवैल्यूएट किया जा रहा और भी कम किया जा रहा। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी हमें नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि हम लोग देखें तो वैल्यूएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आज के दिन में जो मेरा 5 लाख रुपया है वो उस समय पे कितना होना चाहिए? 12 लाख होना चाहिए। जो काम हम 12 लाख में कर पाएंगे, जो आज के दिन में हम 5 लाख में काम कर रहे हैं, उस समय मेरे को 12 लाख रुपए चाहिए होंगे आफ्टर 20 ईयर्स, कम से कम। वो भी इन्फ्लेशन को पकड़ा गया है तो
6% का अभी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, महंगाई देश में बहुत नहीं बढ़ा हुआ है, तब 6% का दिख रहा है। 8%, 10%, 12% भी हमारा इन्फ्लेशन होता है जब महंगाई बढ़ता है तो पाकिस्तान का दूध बात है, छोड़ दो, 44% महंगाई है उसका बात ही छोड़ दो, वो बैंकरप्ट होने वाला कंडीशन है। बट 8%, 10% तो हमारा इन्फ्लेशन रहता ही रहता है। 10% का हमें एवरेज 10% का मान के चलना चाहिए। तो, तो ये हमारा बेवकूफ़ी वाला चीज़ है। फिर भी हम लोग सब बेवकूफ़ी करते हैं, मैंने भी किया है, मैंने ये बहुत सारा बेवकूफ़ी कर रखा है। तो वो जो है ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इधर उधर उधर, ये कुछ नहीं देगा तो भी ठीक है, फिर भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। यदि ये करवाना ही है, इंश्योरेंस अपने को करवाना है, हम लोग डर को बेचते हैं ना। इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं? डर बेचती हैं। वो इंश्योरेंस तो बेचती नहीं है, पॉलिसी तो बेचती है, वो क्या बेचती है? डर को बेचती है। तो डर ही लग रहा है तो उसके पास भी अच्छा अच्छा पॉलिसीज है, हम लोग टर्म इंश्योरेंस करवा लेंगे, इसमें 1 रुपया हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, हम मान के चलेंगे कि पैसा डूबेगा। डर के चलते आप नहीं रहे तो क्या होगा परिवार का, यही बोल के बेचते हैं ना। तो आप नहीं रहे तो क्या होगा परिवार के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? टर्म इंश्योरेंस लेंगे। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है। यदि 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपया आएगा साल का, साल का 20,000 आएगा। तो साल का 20,000 यदि आ रहा है तो मैं 20 सालों के लिए मान लो अपना टर्म इंश्योरेंस करवा लेता हूँ 20 साल के लिए, तो कितना रुपया हो गया? 4 लाख रुपया हम देंगे टोटल। डर अपना डर के रहना है तो 20 साल तो मेरा सिक्योरिटी रहा ना, 20 साल में 4 लाख रुपया हमको मेरा खाली डूबेगा, ये पैसा डूब जाएगा, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो 4 लाख ही डूबा ना। और वही पैसा यदि मैं बचा लूँ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए ईयरली प्रीमियम बहुत देना पड़ेगा। मैं 1 करोड़ का मान लो इंश्योरेंस नहीं लेके चलता हूँ, मैं इसका, हाँ 10 लाख का यदि हम लोग लेंगे ना तो 20 लाख रुपया मिलेगा मैं खाली, बस। तो उस पर यदि हिसाब समझाओ, देखो कितना सुंदर समझ में आता है। मैं तुम लोगों को 5 लाख पर समझाता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। 5 लाख का यदि हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, 5 lakhs का, 5 lakhs का हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपने, तो ईयरली तकरीबन 25,000 प्रीमियम आएगा। ईयरली प्रीमियम तकरीबन कितना आएगा? 20 सालों के लिए जोड़ लो, 25,000 इंटू 20 साल, 5 लाख रुपया हो गया ना। वही होता है वो प्रीमियम, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना, वो जितने ईयर्स के लिए हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे उतना रुपया हो जाए। तो 5 लाख का इंश्योरेंस होगा, वो मुझे देगा कितना? 10 लाख रुपया दे देगा, एहसान कर देगा मेरे ऊपर इसके हिसाब से। तो मैंने दिया उसको 5 लाख, उसने मुझे दिया 10 लाख, क्या बात है। और मेरे को इंश्योरेंस भी दिया है, आप यदि नहीं रहे तो परिवार को दे देंगे कितना रुपया? ना ना ना, जितने का पॉलिसी होता है उतना ही मिलता है। मान लो हम 2 साल ही प्रीमियम दिए हैं, 25,000 लेकिन मिल जाएगा मेरे परिवार को 5 लाख रुपया। वो सम एश्योर्ड ये वाला पैसा नहीं मिलता है, ये पूरा 20 साल पूरा हो गया तब उसका इंटरेस्ट प्लस उसका बोनस ऐड वैड करके ये 10 लाख पहुंचता है। यदि बीच में आदमी सलट गया ना, 20 साल का यदि 20 ईयर्स के लिए करवा रखा अपना पॉलिसी, बीच में आदमी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में सलट सकता है, तो उसको पूरा का पूरा कितना रुपया मिलेगा? वो सब बहुत लोग कोशिश किए, कुछ होता नहीं है, नहीं मिलता। ये 5 लाख रुपया ही मिलेगा मेरे फैमिली को, कितना मिलेगा? खाली 5 लाख रुपया मिलेगा यदि बीच में आदमी सलट गया तो, 20 ईयर्स के बीच में पहले कहीं सलट गया तो, प्लस बोनस वोनस जोड़ के और कुछ हो जाता है, ये होता है ठीक है। लेकिन ये पूरा इतना नहीं मिलता, जितने का इंश्योरेंस है वो मिलता है। अब इसके लिए हम कितना भर रहे थे? 25,000 रुपया। अब तुम्हें मैं टर्म इंश्योरेंस का हिसाब समझा दूं। टर्म इंश्योरेंस यदि 5 लाख का लेना हो तो मेरा पॉलिसी कितना रुपया जाएगा पर मंथ का, बताओ? 5 लाख का यदि ले रहे हैं हम लोग, चुप रहो, 5 लाख है ना। 1 करोड़ पे हिसाब होता है 20,000 रुपया, 1 करोड़ का 20, तो 5 लाख का कितना हो जाएगा?
हाँ 1,000 रुपया, वही ठीक है। तो खाली हम 1,000 रुपया महीने का प्रीमियम दे के 5 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस वाला। टर्म इंश्योरेंस वाला क्या फायदा होगा मेरा? खाली 1,000 रुपया महीना हम प्रीमियम भरेंगे ना, तो मेरे परिवार को बीच में सलटने से 5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो 1,000 रुपया भरे तो 20 साल में कितना भरे? 20,000 भर के ही हम कमा सकते, 5 लाख रुपया मेरे परिवार को मिल जाएगा। खाली 20 साल में 20,000 देना है, 1,000 रुपया ईयरली, जो पॉलिसी बाजार वाला खूब ऐड करता है ना टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो टर्म इंश्योरेंस पे यदि हम 1,000 रुपया खाली ईयरली भर रहे हैं तो मेरे फैमिली को 5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो क्यों हम बेकार में 25,000 भरने जाएं? 1,000 रुपया भर दिए तो अब कितना बच गया मेरा साल का? 24,000 बच गया। तो रुक जाओ, अब मेरा यहाँ पे कितना बच गया? 25,000 जो साल का हम दिया करते थे LIC को, इंश्योरेंस को, किसी भी कंपनी को 25,000 रुपया साल का दिया करते थे, उसमें से 1,000 रुपया हम डुबाने को तैयार बैठे हैं। 1,000 रुपया ईयरली हम डुबाने को तैयार बैठे हैं। वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता, ये जो पैसा डूब जाएगा मेरा। यदि मर गया बीच में आदमी तभी परिवार को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कंपनी वो फॉरफिट कर लेगी, ले लेगी। तो भी तो मेरा जो 25,000 दे रहे थे उसमें से 1,000 रुपया दे रहे ना, 24,000 रुपया महीने का तो मेरा बचा, ईयरली 24,000 बचा। 2-2 हज़ार रुपया महीने का उसको इसमें डाल दो, SIP में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अभी भी हम 25,000 भर रहे हैं साल का, 1,000 रुपया टर्म इंश्योरेंस में डाल दिए, भरने के बाद 5 लाख रुपया मेरे फैमिली को मिलेगा। और ये 2-2 हज़ार रुपया करके हर महीना का जमा कर रहे हैं, कितने दिनों तक? 24,000 रुपया एक साल का, इंटू कितने साल तक जमा करेंगे? कितना हो जाएगा? 4,80,000 जमा किए हैं। तो ये 4,80,000 रुपया मेरा यदि हम लोग SIP में जमा किए हैं, 12% का कम से कम रिटर्न देगा हम लोग को। तो कितना हो जाएगा देखो तो, ईयरली 12%, तो 12 × 20, 240 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 48, 4,80,000 इंटू 240 कितना आ रहा है? हाँ हाँ ना, 1,000 में कैसे आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो ना सीधे, 240 से मल्टीप्लाई करो। ना मेरा वो मोबाइल गड़बड़ है ना, उस पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलता है, मोबाइल बिजी है मेरा। हाँ हाँ, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हमने 4,80,000 रुपया SIP को दे दिया, और वो मेरे को 1.1 करोड़ के आसपास मिलेगा। LIC कितना दे रहा था मेरे को? 10 लाख रुपया। मुझे मिल कितना रहा है? 1 करोड़ रुपया, 10 गुना ज्यादा। कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? तो इसलिए हमें ये वाला सेक्टर में तो गलती से भी जाना ही नहीं चाहिए। इसमें जाना चाहिए सिर्फ क्या करने के लिए? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस करवा लो, सिक्योर्ड है लाइफ। जो डर बेच रहा था परिवार को, उसकी ना डर खरीद लिए हैं हम। और पैसा इन्वेस्टमेंट उसके पास मत करो, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करो? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करो, डूबता नहीं है पैसा, मिलता ही मिलता है, कंफर्म है। आगे जाकर किसी कंपनी में तो करेंगे हम लोग, ये पैसा हमें मिलना ही मिलना है। और ये पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे? जो इन्फ्लेशन को बीट करके बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये मुझे 10 लाख रुपया दे के खुश कर रहा था, लॉलीपॉप पकड़ा रहा था 10 लाख रुपए का, वो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 1 करोड़ पे पहुँच रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख। हम्म, कितना आ रहा? हाँ हाँ, तो गड़बड़ है कुछ, वो इस पे 10 का कुछ डिवाइड है, परसेंटेज में यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 2.4 टाइम्स तब होगा, 24 होगा तब, ठीक है, तकरीबन यही हिसाब आता है। वो 10-11% का 12% के करीब हिसाब आता है, 10 से 12% के बीच में आता है टाइम्स, उतने टाइम्स। तो ये हमारा क्लियर समझ में आया? क्या समझे? पता नहीं क्या समझे, बस समझ लिए। ये FM में बहुत पढ़ाएंगे, FM वाले जो भी सर लोग तुम लोगों को मिलेंगे ना इंटर में, तो बहुत समझाएंगे तुम लोगों को। या CFA जो करता है उसको बहुत समझाया जाता है। मेरा काम है इंट्रोडक्शन लेवल दे देना, ताकि वहाँ पे जब समझाया जाएगा तुम लोगों को तो एक्जैक्टली समझ पाओगे। मैंने तुम लोगों को सिर्फ रफ आइडिया दिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट अमाउंट निकाल के तुम लोगों को नहीं बताया। वहाँ पे तुम लोग एग्जैक्ट अमाउंट निकालोगे, तुम लोग को अलग से कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा, उसको एन्युटी कैलकुलेटर बोलते हैं, उसमें यही सब कैलकुलेशन निकलता है, एग्जैक्ट अमाउंट निकलता है। तो रफली एक आइडिया तुम लोगों को मैं बता दिया कि लोन लेना खराब चीज नहीं होता। नहीं तो सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन तो सबसे बेसी बेसी लोन लेके बैठे हैं, वो गधे तो नहीं है।
सबसे बड़ा बिजनेसमैन लोग ये सबसे बेसी लोन लेके बैठा है, क्योंकि उस पैसे को लेके यूज कर रहा है, कहीं खा तो नहीं रहा ना, और यूज करके उसको इन्वेस्ट करके और मल्टीपली कमा रहा है, उससे और बड़ा पैसा वाला बन रहा है, और बेसी कमा रहा है। हम लोग यहाँ छोटा सा एग्जांपल एक तो फ्लैट पे देख लिए ना, कि हमारे पास 10 लाख की यदि कैपेसिटी है फ्लैट लेने का, तो हम लोग उस पैसे से 10 लाख को बना सकते थे 1 करोड़ 20 लाख बना सकते थे। उस 10 लाख को बना सकते थे 1 करोड़ 20 लाख बना सकते थे, यदि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो इस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बहुत कुछ मैनेजमेंट करके तुम लोग सीख सको, आगे बढ़ सको, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बढ़ा सको। और ये लोन जो लेके नहीं बैठता हो तो देश का इकोनॉमी भी डुबा रहा है। बताना मेरा काम है, हम बता रहे हैं, मेरे को सिर्फ बताना है। अब जिसके घर में 50 लाख ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई यूज़ नहीं है, वो मत ले लोन, डायरेक्टली ले जाकर बैंक को ये बिल्डर को दे दे। लेकिन जो पैसे को घर में 50 लाख रख के रखा है, उससे बड़ा धूर कोई है? रख के कोई आइडिया रखेगा? वो तो रखे रखे डिवेल्युएट हो रहा है। 20 साल तक यदि 50 लाख रुपया तुम्हारे घर में रखे हुए हैं 20 साल तक, तो डिवेल्युएट हो रहा है। आज भी 50 लाख था, उस समय भी 50 लाख ही रहेगा 20 साल बाद, और वो 50 लाख का वैल्यूएशन कम हो गया रहेगा ना। आज के दिन में जितना काम 50 लाख में हो सकता था, उस समय 50 लाख में नहीं होगा। तकरीबन 3 गुना तो कम से कम या 4 गुना तक वो बढ़ जाता है। मतलब उसका वैल्यूएशन 10-12 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आज के दिन में जो 50 लाख होता था, वो 20 साल बाद हो 10-12 लाख के वैल्यूएशन के बराबर रहेगा। आज के दिन में जितना 10-12 लाख का वैल्यूएशन है, उतना उसमें 50 लाख का वैल्यूएशन रहेगा आफ्टर 20 ईयर्स। यही चैप्टर में लोग पढ़ने, वैल्यूएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या जानते हैं? LIC सिक्योर्ड है, इसके लिए लिटरेट बनना पड़ता है। वही मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अभी तक तो तुम लोग अंगूठा छाप थे, क्लास 12 तक क्या थे? ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा ना, प्रोफेशनल टच तो मिलना चाहिए। अब थोड़ा सोचना चालू करोगे, इसीलिए तुम लोग CA बन रहे हो। तुम लोग पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ में थोड़ा अंतर रहता है ना। अब लोग बोलेंगे क्या अंतर है, वो भी तो बहुत पैसा वाला है, अंगूठा छाप आदमी था। ठीक है था, लेकिन फिर भी नॉलेज में अंतर है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार होता है, एजुकेशन बहुत कुछ चेंज कर देता है, बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज कर देता है एजुकेशन। तो वो तो छोड़ो, बहुत पढ़ लिया ना इसके बारे में, ऐसा लग रहा है कि बेकार का बहुत कहानी बता दिया ना। काम का चीज़ था ये। ठीक है, क्या लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पैसा घर में रख के मतलब उसको तो डिवैल्यूएट कर रहे हैं। घर में सोना खरीद लिया जाता है, पड़ा रहता है, फिर भी सोना का रेट तो बढ़ता है, तो ठीक है थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन कैश पैसा यदि घर में रखे तो क्या हो रहा है? वो डिवैल्यूएट हो रहा पर डे, का वैल्यूएशन तो कम होते जा रहा पर डे। लेकिन लोग समझते नहीं है उसको। FD में पैसा जमा कर देते हैं लोग, कितना रिटर्न दे रहा है वो हमें? 7% दे के खुश। इन्फ्लेशन है 7% का, 7% दे रहा, मतलब जो पैसा था वो तो उतना ही रह गया मेरा, ना बढ़ा ना घटा। लोगों को दिखता है 7% का ब्याज तो मिल रहा है, कहाँ ब्याज मिल रहा है? महंगाई भी तो गवर्नमेंट 7% बढ़ा रही है हर साल का, तो तुमको ब्याज मिल कहाँ रहा है? तुम्हारा पैसा बस रखा हुआ बैंक के पास, बस, और कुछ नहीं है, वो FD में रखा गया है। तो हाँ, कम से कम पैसा गिर नहीं रहा, पैसा का वैल्यूएशन घर कम नहीं हो रहा है यदि FD में रखे हैं तो। ओके, सम्स लिखो, छोड़ो ये सब फालतू की बातें। तो लोन ले लिए थे तो अब आगे लोन लो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अ मशीन, कॉस्ट ऑफ अ मशीन is rupees 3 lakhs. Cost of a machine is rupees 3 lakhs. Cost of a machine is rupees 3 lakhs. It can be purchased. It can be purchased by paying rupees
It can be purchased by paying rupees 1 lakh as down payment. 1 lakh as down payment. And the remaining balance is to be paid. And the remaining balance is to be paid. And the remaining balance is to be paid. And the remaining balance is to be paid in 12 yearly installments. In 12 yearly installments at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. Then find the value of each installment. Then find the value of each installment. कितना आया आंसर? एंड ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर? लोन का समय या डिपॉजिट का? लोन कितने का लिया? रेट वन पॉइंट वन होल पावर 12 कितना आएगा? राइट है ये? 1 को डिवाइड करो उससे. 1 डिवाइड बाई दिस. 0.3186. बस बस. 1 माइनस दिस कितना आ रहा? 6813. डिवाइड कर दो, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा. 29353 अप्रॉक्स. 2-3 रुपए का अंतर आएगा खाली. पॉइंट को 4 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट में ऐसे कर दोगे चेंज, 2-4 रुपए का अंतर आ जाएगा. इसलिए मैं बताया था कि डिजिट्स जितने हैं सबको ले लोगे, नहीं तो 2, 4, 5, 10 रुपए तक का अंतर आ जाएगा. ठीक है, कर लो तुम 355, खुश हो जाओ. नेक्स्ट हम बोल लो.
नहीं आया क्या ये इस सम्स का आंसर किसी का? बताना होगा मुझे कुछ। हाँ इसमें चोरी में धड़ गया तो कैसे से सारा होता जाएगा। सम्स करते करते प्रैक्टिस क्या होगा कि ये तो पता रहेगा कि इसको हमें सॉल्व करना है। 1.1 आएगा, फिर उसका पावर 12 निकालना है, ये तो पता ही रहेगा। फिर 1 को उससे डिवाइड करना रहेगा, -1 होगा, फिर इस चीज़ को से डिवाइड करना होगा। सब धीरे धीरे सम्स करते करते लर्न हो जाएगा, 1 1 मिनट में सम्स बनने लगेगा। शुरू में तो 2 4 सम में दिक्कत आएगा, उसके बाद लाइन पे आ जाएगा। बोलो क्या मैं नेक्स्ट सम बोल लो। मिस्टर एक्स borrows a helicopter, borrows a helicopter. मिस्टर ए या एक्स borrows a, बोरो क्या बाई होगा, बोरो नहीं, उधारी थोड़े ले रहा। buys a helicopter. मिस्टर एक्स buys a helicopter, buys a helicopter for which he pays rupees 3,000 as down payment. For which he pays rupees 3,000 as down payment. For which he pays rupees 3,000 as down payment. And the remaining balance is to be paid in, and the remaining balance is to be paid in 4 yearly installments. And the remaining balance is to be paid in 4 yearly installments at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. Then find the cash price of the helicopter. Then find the cash price of the helicopter. नहीं तो डाउन पेमेंट तो नहीं दिया है, क्या लिखवाया मैंने? ओ गलत लिखवा दिया फिर तो। क्या लिखा हुआ इसमें बोलो तो? ही पेज रुपीज, हाँ गड़बड़ लिखवा दी है। मिस्टर एक्स बाइज एन हेलीकॉप्टर फॉर विच ही पेज रुपीज 3,000 ईयरली। ही पेज रुपीज 3,000 ईयरली, डाउन पेमेंट नहीं होगा, गलत हो गया। ही पेज रुपीज 3,000 ईयरली फॉर 4 years। 3,000 ईयरली फॉर 4 years। वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, डाउन पेमेंट नहीं है, गलत लिखवा दिए थे। इसमें क्या हो गया देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है वो कि 3,000 रुपया 1 साल का पे कर रहा है वो, यही तो 3,000 रुपया 1 साल का पे कर रहा है। कितने दिनों तक पे कर रहा है? 4 साल तक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला तो भी वाला ही होगा। क्या चीज इसमें दे रखा है थोड़ा बताओ तो मुझे। 3,000 रुपया क्या चीज है ये? 3,000 रुपया ईयरली पेमेंट कर रहा, मतलब वो तो वैल्यू ऑफ इच इंस्टॉलमेंट हो गया ना। तो पी के प्लेस पे लिखा जाएगा वो 3,000 रुपया। आई क्या हो गया? कितना परसेंट था?
और 4 सालों तक था। ये 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे फिर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। नाइन 510। अपने को क्या दिख रहा है, 3,000 करके वो पे कर रहा था ईयरली, तो टोटल उसने पे कर दिया 12,000 रुपये। बट जो ईएमआई हम लोग पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट भी तो होता है। तो रियल में हेलीकॉप्टर का कैश प्राइस, हेलीकॉप्टर का रियल दाम कितना था, 9,510 रुपीज। रियल दाम था 9,510 रुपीज, जिसके अगेंस्ट हम लोग पे कर दिए 3,000 करके इंस्टॉलमेंट्स में 12,000 रुपये पे किए। भागड़ी मार्केट वाला हेलीकॉप्टर है, सस्ता ही रहेगा ना, थोड़ा बढ़िया वाला है, इलेक्ट्रिक से चार्ज वार्ज होता होगा। कोई है क्या जिसका आंसर नहीं आया? कोई है जो मेरे भरोसे बैठा है? ये कहाँ, हम तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया ना। नहीं आ रहा है। आया पड़ोसियों का? कोई है जिसका नहीं आया है? बोलता ही नहीं है कोई कुछ। ओके नेक्स्ट हम बोलूं। राहुल buys a tape recorder. Rahul buys a tape recorder. Rahul buys a tape recorder costing rupees. Rahul buys a tape recorder costing rupees 1,561. 1,561. For which he pays rupees. For which he pays rupees 300 as down payment. For which he pays rupees 300 as down payment. And the remaining balance is to be paid in. And the remaining balance is to be paid in. And the remaining balance is to be paid in. And the remaining balance is to be paid in 4 quarterly installments. And the remaining balance is to be paid in 4 quarterly installments at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. Then find the value of each installment. Then find the value of each installment. Then find the value of each installment. इसको बड़े ध्यान से देखना है।
देखो ये फॉर्मूला जो मैं चार लिखवाया था तुम लोगों को, ये ईयरली बेसिस पे था, इसमें कहीं क्वार्टरली हाफ ईयरली का बात तो मैंने किया ही नहीं था। तो ये फॉर्मूला में भी वही सेम लॉजिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ करता है। यदि हाफ ईयरली है तो जहां जहां रेट दिख रहा है डिवाइड बाई टू, जहां टाइम दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाई टू। क्वार्टरली है तो जहां जहां रेट दिख रहा है डिवाइड बाई फोर, और टाइम जहां दिख रहा है वहां मल्टीप्लाइड बाई फोर। तो ये जो सम्स है, कितने रुपए वैल्यूएशन का टोटल था उसका, टेप रिकॉर्डर कितने का था, 1561 का, और 300 तो डाउन पेमेंट दे दिया, तो लोन कितना रुपया लेना पड़ा है उसे, 1561 माइनस 300 रुपया डाउन पेमेंट दे दिया, तो 1261 का तो उसे लोन लेना पड़ा है, भी हो गया ना सम बोरोड। 300 रुपया तो डाउन पेमेंट अपने पॉकेट से दे दिया है, तो लोन कितने का आ गया, 1261 का। रेट आई का मतलब क्या होता है, आर बाई 100। रेट कितने का, रेट हो गया, और टाइम कितना दिया था, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यही तो। ठीक है, तो छोड़ो उसका। 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब 1 ईयर हो गया ना, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, तो 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 12 मंथ्स इक्वल टू 1। टाइम तो हमारा कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ईयर। अब फॉर्मूला यूज करें, v इक्वल टू क्या होता है, p बाई आई, 1 - 1 प्लस आई पावर। अब देखो जहां जहां आई दिख रहा है डिवाइड बाई मुझे क्या करना पड़ेगा, 4, और टाइम जहां दिख रहा है क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ये तो क्वार्टरली का सम था, और यदि क्वार्टरली का सम है तो क्या करना पड़ता है, जहां जहां आई दिखेगा डिवाइड बाई 4, जहां आई दिखेगा डिवाइड बाई 4, और जहां टाइम दिखेगा मल्टीप्लाइड बाई 4। अब लोन कितने का था, 1261, रेट कितने का था, 0.1/4, 1 प्लस 0.1/4 होल पावर 4, एन की जगह पे क्या पुट करना है, 1, 1261, पी बाई 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/4, 0.025, और में -4 आ गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1261 इंटू 0.025 कितना आ रहा है, 31.525। 1.025 पावर 4 कितना आ रहा है, 1.10, 1 को डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 0.094, ये कितना आ रहा है फिलहाल डिवाइड करके, 0.094, 90, 0. देखो एक एक स्टेप लिखना है, मेरे को शॉर्ट में मत बताओ। 1 माइनस दिस कितना आ रहा है, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 335 अप्रॉक्स। हाँ, ये उसका क्वार्टरली पेमेंट होगा, हर 3 3 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा। आया आंसर, समझ आ रहा कुछ कुछ, खुद से बन रहा है। समझ आ रहा किसी का कुछ,
कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो, शर्माने का कोई मतलब नहीं है। दिखेगा कितना बेशरम आदमी हम है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना बर्बाद कर करके कराना है, धीरे धीरे एकदम आराम से। टाइम का चिंता मत सोचोगे, एकदम बेशरम कैसा पूछते रहोगे। टाइम बहुत है मेरे पास। ना तब तो लॉस होगा। वो भी हम कराएंगे, मशीनरी पर परचेस करना है। जैसा तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि डेप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टी खरीदना है तो लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो क्या हम लोग का आउटपुट दे पाएगा, जो एसेट हम लोग खरीद रहे हैं डेप्रिसिएटिंग वाला, वो कितना हमें फायदा दे पाएगा अपने लाइफ टाइम में, वो कैलकुलेट करना होता है। वो सब हम भी कराएंगे, क्लास में है, सिलेबस में है। बहुत कुछ सीखोगे इसमें। कुछ नहीं, वो सब हम सम्स के थ्रू बताएंगे ना। तो सर देखो यहाँ ध्यान से, मेरा जो टेप रिकॉर्डर था, राहुल चचा खरीदने गए थे मन की बात सुनने के लिए, वो कितने का था? 1561 का था, ठीक है। 300 रुपया आपने फटे वाले जेब से निकाल के दे दिए थे। उनका एक झोला है, एक दो बैग, यह तो कुर्ता जिसमें फटा हुआ जो पैकेट है, 300 रुपया उसमें था, लेके दे दिए हैं। तो लोन कितना का लेना पड़ा है उनको? 1261 का लोन लेना पड़ा है। रेट दे दिया है 10% का। टाइम दे दिया है 1 ईयर का, क्योंकि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बोला है। 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? 3 महीना, पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 12 महीना हुआ। उसको 1 ईयर बोल सकते थे, इसलिए एन को 1 ईयर बोलना पड़ा। और हम लोग को ये फॉर्मूला इसमें जो यूज करना पड़ेगा हमें, क्वार्टरली में क्या करना होता, आई जहां दिखेगा डिवाइड बाई 4, आई जहां दिखेगा डिवाइड बाई 4, टाइम जहां दिखेगा मल्टीप्लाइड बाई 4, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे हम लोग। क्वार्टरली होने से, हाफ ईयरली होने से आई डिवाइड बाई 2, आई डिवाइड बाई 2, टाइम मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता। उसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुटअप किया, लोन लेना पड़ा था 1261 का। रेट तो मेरा 10% का था ही, डिवाइड बाई 4, यहाँ भी आई की वैल्यू पुटअप किया, एन के जगह पे 1 पुटअप करेंगे क्योंकि 1 ईयर ही था टोटल, इससे एन के जगह पे 1 पुटअप किया। फिर नॉर्मल वाई मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करके मेरा आंसर आ गया। मतलब वो क्वार्टरली 335 रुपया करके देगा पेमेंट टेप रिकॉर्डर के लिए, एक साल तक, 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके 4 बार पेमेंट देगा। और स्टार्टिंग में 300 रुपया डाउन पेमेंट दे रखा था, वो अपने पॉकेट से पहले ही दे दिया था, इसलिए वो लोन में से माइनस हो गया। लोन तो उसे 1261 का ही लेना पड़ा। तो सर बोलो, और कुछ इसमें था कंफ्यूजन? ये हो गया। तो राहुल चाचा रिकॉर्ड ये ले लिए, क्या खरीद लिए? टेप रिकॉर्डर। और हेलीकॉप्टर तो खरीदा जा चुका था। घर भी खरीद ही चुके हो तुम लोग। और ये हो गया। आगे बोल सकता हूँ नेक्स्ट सम। कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज रुपीज, कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज रुपीज 30 lakhs। कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज रुपीज 30 lakhs। कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज रुपीज 30 lakhs, of which 20%, of which 20% is paid by, of which 20% is paid by purchaser, 20% is paid by purchaser as down payment, of which 20% is paid by the purchaser as down payment, and the remaining balance is, and the remaining balance is financed by, and the remaining balance is financed by a bank,
financed by a bank for 20 years, financed by a bank for 20 years at the rate of 9% per annum, at the rate of 9% per annum. Then find the value of each installment. Then find the value of each installment. हो जाएगा खुद से. ₹21 लाख एक साल में देगा. 24 लाख लोन लिया और 21 लाख देगा. हाँ सही है. कितना आ रहा? 0.09 इंटू 24 लाख बताओ तो. 0.09 इंटू 24 लाख कितना आ रहा? कोई नहीं बताएगा मुझे. 262.9. ये तो गड़बड़ है. तो आंसर सब मगन है अपना आंसर निकालने में. निकालो. कितना आ रहा? पी का वैल्यू बताओ तो. 2,16,000 एग्जैक्टली. डायरेक्टली आंसर बताओ.
तो हर सन्स को हमें थोड़े ही करेंगे, खुद खुद से ही तो आंसर आना चाहिए। 2 हर साल का इतना रुपया जमा करेगा क्या? कहाँ पे 2 की जगह पे 7, उतना का अंतर आएगा ही आएगा। कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर 2 4 5 रुपया तक का अंतर आ जाता है। ना कैसियो में और सिटीजन में उतना का अंतर आ जाएगा। टू 62912। ये क्या ईयरली पेमेंट है? मंथली कितना आ जाएगा फिर? देखो तो इसको 12 से डिवाइड करके कितना आ रहा है? डिवाइड बाय कितना हो गया? कितना आ रहा है? मतलब ईएमआई उसका तकरीबन 22,000 रुपये का आएगा। 24 लाख का लोन लिया है तो ये 30 लाख का फ्लैट के हिसाब से कैलकुलेशन करवाए हैं कि 6 लाख रुपये अपना पॉकेट से लगाना रहेगा और ईएमआई मेरे को देना रहेगा तकरीबन 21,900 रुपये का। वो तो रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट तो है नहीं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तो फॉर्मूला होता है तो अलग से ईएमआई का। तो यही हिसाब है फ्लैट लेने का, एकदम सिंपल यही हिसाब रहता है। तीस लाख का फ्लैट ले रहे हो तो 6 लाख अपने पॉकेट से देना पड़ेगा 20%, और 24 लाख रुपया लोन आ गया। अभी तक नहीं आया? तो लोन वाला हिसाब किताब समझ में आया? तो ये जो हम लोग लोन वाला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हिसाब समझ समझ रहे थे किसके ऊपर में? जो एप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टी है हमारा, जो एसेट होता है हमारा, वो तो दोनों तरह का एसेट होता है ना। एप्रिसिएटिंग वाला भी है और डिप्रिसिएटिंग वाला भी तो है। तो डिप्रिसिएटिंग वाले में लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन पूछे थे, तो ये तो उसका भी कैलकुलेशन अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग पूरा। जो डिप्रिसिएटिंग एसेट है जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा होता है, उसमें हम लोग को लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सब भी अगले दिन पढ़ेंगे। और भी इसमें बहुत कुछ आएगा अभी इस चैप्टर में। पेंशन जो होता है, पेंशन जो मिलता है ना सैलरी लोगों को सठिया जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, तो 60 साल के हो गए, सठिया जाना कोई ख़राब वर्ड नहीं है। 60 साल के हो गए तो उसके बाद पेंशन मिलता है। तो पेंशन का कैसे क्या हिसाब होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से लीज पे कोई प्रॉपर्टी दे दिया जाता है उसका हिसाब पढ़ेंगे। तो हाँ, तो बहुत कुछ अभी पढ़ेंगे हम लोग, अगले दिन इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, एक दिन बाद और एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। वाह, तुम लोग एकदम तैयार हो गया झोला वाला पैक करके। ठीक है।